जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने हार्मोन से संबंधित के बारे में क्वेश्चन देखा था। आज हम दोस्तों वैज्ञानिक के प्रमुख आविष्कार के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ मिसलिनियस का भी क्वेश्चन देखेंगे और बायोलॉजी को आज दोस्तों कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इन्वेंशन में दोस्तों कोई कंसेप्ट देखने का तो ज़रूरत है नहीं, तो सिर्फ हम इसमें क्वेश्चन करेंगे और आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, जब हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया था तो बायोलॉजी में सबसे पहले क्या देखा था हम लोगों ने, जो बायोलॉजी में देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था और टैक्सोनॉमी के बारे में जाना था। तो टैक्सोनॉमी का अध्ययन करने वाले कौन थे? कार्ल लिनियस थे। कौन थे? कार्ल लिनियस थे। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था दोस्तों, जो वनस्पति विज्ञान का जनक जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों रासायनिक विज्ञान की बात करें तो रासायनिक विज्ञान यानी कि हमारा क्या है? रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी वॉन लिवोसियर है। जब केमिस्ट्री हम लोग शुरू किए थे उसी टाइम हम लोगों ने देखा था एंटोनी वॉन लिवोसियर। और भौतिक विज्ञान की बात करें जनक की दोस्तों, तो भौतिक विज्ञान का क्या है हमारा? न्यूटन को जाना जाता है। न्यूटन को कभी कभी दोस्तों न्यूटन की जगह पर गैलीलियो को भी आंसर लिया जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में कभी कभी न्यूटन की जगह पर गैलीलियो को भी लिया जाता है। अगर ऑप्शन में न्यूटन ना रहे तो गैलीलियो को आंसर क्लिक कर सकते हैं। अगर जंतु विज्ञान की बात करें दोस्तों, यानी कि जंतु विज्ञान को हम सबसे पहले जब बायोलॉजी स्टार्ट किया तो उसी टाइम देखा था। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। क्या है? और अरस्तु को दोस्तों इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहा जाता है। एरिस्टोटल यानी कि इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखा जाता है और हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? थियोपेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक जाना जाता है उसको। उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताइए जिससे गुलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। गुलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को हम देखते हैं। पहले जॉन ग्रेगर मेंडल ने क्या दिया था? जॉन ग्रेगर मेंडल की बात करें तो इसने क्या दिया था? अनुवांशिकी का सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है जॉन ग्रेगर मेंडल। और कार्ल लिनियस को क्या जानते हैं? वर्गीकरण का अध्ययन इसने किया था, यानी कि टैक्सोनॉमी का अध्ययन किया था। वर्गीकरण का या तो टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण या तो टैक्सोनॉमी। और ये जॉन ग्रेगर मेंडल क्या हुआ? अनुवांशिकी के रूप में। और अर्नेस्ट हैकल की बात करें दोस्तों तो इसने क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, नहीं सॉरी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। थ्री किंगडम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों एकमात्र ऑप्शन हमारा क्या बच गया? चार्ल्स डार्विन। कौन बच गया? चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पे डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे गुलापागोस द्वीप समूह का नाम से जाना जाता है। डार्विन की बात करें, चार्ल्स डार्विन में क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। तो विकासवाद का सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों कि अगर अगर आप समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। आप क्या हो सकते हैं? पीछे रह जाएंगे। इसी पर ये किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन ने ये नियम को दिया था। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों गोलापागोस द्वीप समूह जहाँ पर है वहाँ पे ऐसे ऐसे जीव थे जहाँ पे बचना मुश्किल था। तो वो अपने जीवन यापन के लिए अपने आप को बदलना ही क्या है वो विकासवाद डार्विन का कहलाता है। तो वहाँ पे अपने आप को बदलना बहुत आवश्यक हो जाता था, इसीलिए उस पर इन्होंने एक बुक भी लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर या फाइलोरी हेलिकोबैक्ट निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर फाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हमारे कौन थे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात करें यहाँ पे फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में उसको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल को इसके क्षेत्र में मिल चुका है। क्या है? वेरिन सॉरी रॉबिन वेरिन और बेरी मार्शल को मिल चुका है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कब मिला है दोस्तों? उन्हें 2021 में मिला है। कब मिला है? 2021 में मिला है।
लेकिन दोस्तों इन्होंने जो खोज किया था ये फिजियोलॉजी और इसके बारे में, वो 2000 सॉरी, ये बैक्टीरियम वगैरह का कब खोज किया था? 2005 में किया था, लेकिन इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 2021 में मिला है। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो देखिए आधुनिक वनस्पति विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक वनस्पति का विज्ञान का दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? जब हम लोगों ने देखा था कि जो टैक्सोनॉमी होता है, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण, वर्गीकरण वर्गीकरण करने वाले को ही क्या कहते हैं? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो वो हमारा कौन थे? कार्ल लिनियस थे। कौन थे? कार्ल लिनियस थे। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर जीजे यानी कि ग्रेगर मेंडल ने हमारा क्या किया था? अनुवांशिकी के बारे में बताया था, अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। और लुईस पास्चर की बात करें दोस्तों, तो लुईस पास्चर ने क्या किया था? रेबीज का टीके का खोज किया था। रेबीज का टीके का खोज किया था। साथ ही साथ दूध का पास्चुराइजेशन के बारे में बताया था। और एडवर्ड जेनर की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था? जेनर ने हमारा क्या किया था? चेचक का टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीके का खोज किया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो कार्ल लिनियस है हमारा, आधुनिक वनस्पति के विज्ञान या वर्गीकरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पहले पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो देखिए दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया है? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। क्या किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। और चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया है, विकासवाद का सिद्धांत। और ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकी के बारे में बताया है। और लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया और दूध के पास्चुराइजेशन के बारे में बताया है। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? प्रयुक्त उपकरण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्रेस्कोग्राफ की बात करें, तो क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? पौधों की वृद्धि या पौधों के बारे में जानकारी के बारे में ये बताया है। और इसकी खोज की बात करें दोस्तों, तो किसने किया है? ये जगदीश चंद्र बोस ने किया है। किसने किया है? ये जगदीश चंद्र बोस ने किया है। जगदीश चंद्र बोस ने किया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्रोनोमीटर की बात करें तो क्रोनोमीटर क्या है? समय का अध्ययन। क्या है ये? क्रोनो मतलब क्या होता है? समय या तो काल, समय या तो काल। तो समय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रोनोमीटर कहा जाता है। और कार्डियोग्राफ की बात करें तो कार्डियो मतलब क्या होता है दोस्तों? हार्ट। तो हार्ट से संबंधित हमारा क्या है? ये कार्डियोग्राफ होता है। बोलोमीटर की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के लिए मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? पेसमेकर का आविष्कार किया था। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो पेसमेकर का आविष्कार हमारा कहाँ होता है दोस्तों? हम ये पहले पढ़ चुके हैं। जब हार्ट में डिजीज होता है तो उसको वहां पे क्या किया जाता है? पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पेसमेकर का आविष्कार अगर सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किसने किया था? जॉन हॉब्स ने किया था। किसने किया था? जॉन हॉब्स ने खोज किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्रिस्टिना बर्नार्ड की बात करें तो हार्ट ट्रांसपेरेंट की बात कर, सबसे पहले हार्ट ट्रांसपेरेंट दोस्तों किसने किया था? वो क्रिस्टियाना बर्नार्ड ने किया था। की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए दोस्तों, पोलियो वैक्सीन की बात करें तो वो किसने किया है? जोनास साल्क ने किया है। किसने किया है? जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आइजैक न्यूटन के बारे में तो हम जानते हैं दोस्तों। मेरी क्यूरी के भी जानते हैं, रेडियोधर्मिता से संबंधित है ये। और अल्बर्ट आइंस्टीन का दोस्तों जो सबसे फेमस फॉर्मूला क्या है? रिलेटिविटी सिद्धांत, E इक्वल टू mc स्क्वायर। पोलियो के टीके की खोज किसने किया? तो वो जोनास साल्क ने किया है। सेम क्वेश्चन दोस्तों हमारा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोलियो का प्रथम प्रभावी टीका किसने बनाया था? किसने बनाया था? तो किसने खोजा था या बनाया था, बात एक ही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जोनास साल्क हो जाएगा। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक
डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखिए दोस्तों, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक की बात करें तो इसने क्या किया था, माइक्रोस्कोप का खोज किया था। क्या किया था? माइक्रोस्कोप का खोज किया था, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। सूक्ष्मदर्शी अंतर का खोज किया था। अब सूक्ष्मदर्शी अंतर जब खोजा दोस्तों, तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका का भी खोज किया। जो सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने किया था जीवित कोशिका का खोज। तो सूक्ष्मदर्शी का खोज उन्होंने किया और उसी ने क्या किया था? जीवित कोशिका का भी खोज किया था। लुई लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, जो लुई पास्चर है हमारा, वो रेबीज के टीके की खोज के लिए जाना जाता है। रेबीज के टीके की खोज के लिए, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पोलियो की टीका की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या देखा, जोनास साल्क किसने किया था? जोनास साल्क ने। और चेचक की टीका की बात करें दोस्तों, तो चेचक की टीका हमारा किसने खोज किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? तो चेचक के लिए हमारा किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज दोस्तों किसने किया था? वो अल्बर्ट साबिन ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने किया था। अल्बर्ट साबिन ने किया था। लेकिन दोस्तों, जोनास साल्क ने जो किया था, वो सिर्फ पोलियो का खोज किया था। पोलियो के टीके का क्या किया था? पोलियो के टीके का खोज किया था। पोलियो टीका का खोज किया था। लेकिन एल्बर्ट साबिन ने क्या किया था? ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब क्या दोस्तों? जो मुंह में पोलियो हो जाता है ना, वो उसकी खोज किया था। ओरल मतलब होता है मुंह। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन के आविष्कार की बात करें दोस्तों, हमने क्या देखा, अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, उसने क्या किया था? पोलियो वैक्सीन का खोज, पेनिसिलिन का खोज किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो दोस्तों, पेनिसिलिन का खोज की थी। एंटीबायोटिक के रूप में दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक तो पेनिसिलिन है। क्या है दोस्तों? पेनिसिलिन है। डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली किसके लिए प्रसिद्ध थे? किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सलीम अली, यहाँ पे ये पूरा नाम लिखा गया है, लेकिन कभी कभी ये लिख दिया जाता है कि सलीम अली। सलीम अली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सलीम अली की बात करें दोस्तों, तो वो पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। ये सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल, ये पूरा नाम लिखा गया है, लेकिन कभी कभी ये शॉर्ट में लिखा जाता है कि सलीम अली किसके लिए भी प्रसिद्ध है? तो वो पक्षी विज्ञानी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार, तो हमने क्या देखा दोस्तों? जगदीश चंद्र बोस था। कौन थे? जगदीश चंद्र बोस थे। तो यहाँ पर डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था? क्रेस्कोग्राफ का। तो ए नंबर का हो जाएगा आंसर। जगदीश चंद्र बोस की बात करें तो डायरेक्ट हम क्या देखेंगे? तो क्रेस्कोग्राफ। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? मैंने स्टार्टिंग में ही दोस्तों बता दिया कि किसने किया था। तो वो क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कब किया था दोस्तों? ये डेट भी इसका पूछ लिया जाता है। तो ये 1967 में किया था। कब किया था? 1967 में किया था। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में प्रखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? देखिए दोस्तों, प्रखनली निषेचन का मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो पहले किया था, यानी कि पहले जो किया था, यानी कि प्रखनली शिशु के बारे में जो पहले मतलब आविष्कार किया था, वो कौन थे? वो कौन थे? तो वो हमारा कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट एडवर्ड्स थे। कौन थे? रॉबर्ट एडवर्ड्स थे। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, पहला वनस्पति विज्ञान जो माना जाता है वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। लेकिन अगर आधुनिक वनस्पति विज्ञान की बात करें, आधुनिक आधुनिक वनस्पति आधुनिक वनस्पति विज्ञान की बात करें तो कार्ल लिनियस को माना जाता है। तो कार्ल लिनियस को माना जाता है आधुनिक में कार्ल लिनियस को माना जाता है, लेकिन पहला वनस्पति विज्ञान के रूप में थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। अब हम दोस्तों जीव विज्ञान से विविध अन्य की मिसलेनियस से क्वेश्चन देखेंगे। मिसलेनियस में दोस्तों कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने जितने भी बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ा है वो सारे टॉपिक का क्या होगा, इसमें मिक्स क्वेश्चन होगा। क्या होगा? मिक्स क्वेश्चन होगा। तो हम इसमें मिक्स क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विषाणुओं की आणविक गति या सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? आणविक गति या सजीव गुण का क्या मतलब दोस्तों? जो सजीव होगा वो जाहिर सी बात है श्वसन करेगा। क्या होगा? श्वसन करते हैं। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। जब तक वे किसी कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। मतलब दोस्तों कोई अगर विषाणु होगा, वायरस होगा, वो कैसे अपना भोजनापन करेगा? तो किसी कोशिका पे जाके वो क्या करेगा? उस पर अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक करने के बाद उसे भोजन की प्राप्ति होगा। अन्यथा अगर अटैक नहीं करता है तो वो तब तक क्या करेगा? इनएक्टिव रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। तब तक वो उसे एनर्जी नहीं आएगा। तो पहला ही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विषाणुओं में चयापचय नहीं होता है, बिल्कुल गलत। हर किसी में चयापचय होता है। जब जीव है तो जाहिर सी बात है उसमें खाना खाएगा तो वो पचना या चयापचय उपापचय होना तय है। विषाणु श्वसन नहीं करते, बिल्कुल गलत। अगर जीव है तो जाहिर सी बात है वो श्वसन भी करेगा। विषाणु किसी कृत्रिम माध्यम में विकसित नहीं होते हैं। तो ये गलत है। कृत्रिम माध्यम में भी वो क्या कर सकता है? विकसित कर सकता है। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? कि देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग क्या है? मनुष्य हैं। तो मनुष्य की बात करें तो उत्सर्जी उत्पाद मनुष्य के लिए क्या होता है? मनुष्य के लिए उत्सर्जी उत्पाद की बात करें तो क्या होता है? पसीना होता है, पेशाब होता है और मल होता है। ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। तो इस उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्सर्जी पदार्थ हमारा क्या होता है दोस्तों? यूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरिया कहलाता है। तो जो ये मनुष्यों के लिए, या तो जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्तनधारी कह सकते हैं। स्तनधारी या तो मैमल्स होते हैं, उसके लिए जो होता है अपशिष्ट पदार्थ वो क्या होता है? यूरिया होता है। तो ये किसके लिए हो गया? स्तनधारी के लिए। उसी प्रकार दोस्तों जो जलीय जीव होता है, जल में जैसे रहता है, मछली रहता है, मेढक वगैरह रहता है, तो वो अब जो उत्सर्जी उत्पाद निकालते हैं वो क्या होता है? अमोनिया होता है। वो क्या होता है? अमोनिया होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूरिक अम्ल की बात करें, जो यूरिक अम्ल है, तो यूरिक अम्ल कौन निकालता है? तो यूरिक अम्ल दोस्तों जो हमारा एप्स या पक्षियाँ होती है या बर्ड्स होती है वो निकालती है, या तो रेप्टाइल्स जो हमारा सरीसृप वगैरह होते हैं, सरीसृप कैटेगरी के होते हैं, वो हमारा क्या करते हैं? यूरिक अम्ल को निकालते हैं। क्या करते हैं? यूरिक अम्ल को निकालते हैं पक्षी और सरीसृप। पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। उस गलत कथन की पहचान कीजिए। उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना है। बिल्कुल सही। पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या दोस्तों? अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। उसी प्रकार पेड़ पौधे गोंद के रूप में कभी बाहर निकालते हैं, कभी वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकालते हैं। तो वो क्या निकालते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। पौधे में उनके अवशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। तो ये गलत है। जिस जिस प्रकार से मनुष्य के क्या होता है? उत्सर्जन अंग होते हैं। जैसे हमारे पसीने को बाहर निकालने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और हमारे मल निकालने के लिए एनस होते हैं, और हमारे पेशाब निकालने के लिए सीसन होते हैं। तो हर एक अंग का क्या होता है? मतलब उत्सर्जन निकालने का अंग होता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी अवशिष्ट पदार्थ निकालने का अंग होता है। कोई विशिष्ट अंग होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है? कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। तो सी नंबर का गलत कथन है, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा?
सही होगा। क्या होगा? सही होगा। पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं, तो ये भी क्या है? सही है। कथन सही है, लेकिन गलत कथन हमारा सी है, तो आंसर सी होगा। वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्शन को देखते हैं, कौन सा उचित ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों, एक एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। ये तो उम्मीद से लगता है मुझे दोस्तों पहला ही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन को हम देख लेते हैं। बच्चे को निकालने के लिए सर्जरी कराना, तो सर्जरी कराना दोस्तों ये जरूरी नहीं है। अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो उसमें सर्जरी करने की जरूरत है ही नहीं, सर्जरी कराने का जरूरत है ही नहीं। बच्चे के जन्म से 1 सप्ताह पहले पर्याप्त आराम और पोषण पोषण प्राप्त करना है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आराम करने से और सुस्त हो जाता है और शरीर लूज पड़ेगा और प्रसव में को क्या होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आराम करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब काम करते रहना चाहिए, पूरा एकदम रूप से आराम नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहना चाहिए। प्रसव में सहायता है तो प्रशिक्षित नर्स की मदद लेना। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन सही है, लेकिन अगर हम एक सुविधा संपन्न हॉस्पिटल या तो अस्पताल में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस हॉस्पिटल में क्या होगा, यहाँ पे सीजेरियन सेक्शन यानी कि सी सेक्शन का सुविधा होगा। साथ ही साथ वहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक संपन्न नर्स भी होगी, डॉक्टर भी होगी, डॉक्टर भी होगी, डॉक्टर भी क्या होगा, होगा वहाँ पे, यानी कि सारी सुविधाएं हॉस्पिटल में, एक सुविधा संपन्न हॉस्पिटल में होगा। तो इसमें नर्स की जरूरत भी उसी में पूरा हो गया, यानी कि ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सारा सुविधाएं अवेलेबल होती है। सॉरी, तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को डैश कहा जाता है, डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि देखिए दोस्तों, हम क्या देखते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं या तो मेढक होते हैं, पहले क्या करते हैं, पानी में ये मेढक लार्वा छोड़ते हैं। अब उसी लार्वा से क्या होता है, वो अपने शरीर को सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो मेढक और जो रेशम के कीड़े होते हैं वो बाह्य निषेचन प्रक्रिया के थ्रू से करते हैं। क्या करते हैं? बाह्य निषेचन की प्रक्रिया से वो अपना प्रजनन करते हैं। बाह्य निषेचन प्रक्रिया क्या है दोस्तों, यानी कि अपने अंडे को वो बाहर देते हैं और बाहर ही क्या करता है, विकसित करता है। जिस प्रकार दोस्तों देखिए, अगर मनुष्य की बात करें या स्तनधारी की बात करें, तो वो क्या है, अंतः निषेचन प्रक्रिया है, यानी कि बच्चे का पालन पोषण, बच्चे जब तक वयस्क, यानी कि बच्चे का क्या है, बच्चे का भ्रूण से लेकर के बच्चे का जो जब तक पूर्ण शरीर का विकसित नहीं हो जाता पेट के अंदर, माँ के गर्भाशय के अंदर, तब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है। लेकिन मेढक क्या होता है, ये बाह्य निषेचन होता है। मेढक की बात करें तो बाह्य निषेचन होता है, यानी कि पानी में क्या करता है, ये निषेचित कर देता है। निषेचित करने के बाद जो अंडे होते हैं वो धीरे धीरे अपने से क्या होता है, लार्वा क्या होता है, वो अंडे में परिवर्तित होता है, और अंडे में परिवर्तित होते वो अपने शरीर को परिवर्तन करते करते मेढक टेडपोल पहले बनता है, फिर टेडपोल से क्या करता है, वो मेढक बनता है। यानी कि उसमें क्या होता है, शरीर का परिवर्तन होता है, यानी कि कायांतरण होता है। क्या होता है? कायांतरण होता है। लार्वा के वयस्क होने के, यानी कि लार्वा से वयस्क होना शुरू होता है, तो वो क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। रूमेन क्या है? रूमेन गाय की ग्रहणी का पहला भाग है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, गाय का ग्रहणी का जो पहला भाग है वो नहीं है। भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक छोटा कक्ष, तो दोस्तों ये हम जब पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तब उस टाइम हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि रूमेन उसमें छोटे छोटे कक्ष के रूप, यानी छोटे छोटे कण, छोटे छोटे रूप में उसको पाया जाता था। तो ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंत का वह भाग जहाँ पे जुगाल बनाता है, नहीं दोस्तों। वर्जिन वनस्पति क्या है? वर्जिन वनस्पति क्या है, या तो वर्जिन वेजिटेशन क्या है? तो वर्जिन वेजिटेशन हम किसे कहते हैं? वर्जिन वनस्पति की बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या है, मानव सहायता के बिना जो पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, मानव की सहायता के बिना। जैसे कि दोस्तों जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वो सारे पेड़ क्या कहलाते हैं, पेड़ क्या कहलाते हैं, वर्जिन वेजिटेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्जिन वेजिटेशन कहलाते हैं। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर अगर गांव की बात करें, जो हम लोग पेड़ पौधे या शहर में जो पेड़ पौधे लगाते हैं, वो वर्जिन वनस्पति नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें मानव की सहायता की जरूरत होता है, उसको मानव की सहायता से वो हुआ है। तो
मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली वनस्पति, तो वो दोस्तों वर्जिन वनस्पति नहीं कहलाता है। वर्जिन वनस्पति में मानव की सहायता होना ही नहीं चाहिए। वह पादप समुदाय जिसे मानव सहायता द्वारा उगाया गया हो, बिल्कुल गलत। वनीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उगाई जाने वाली वनस्पति, तो वनी कार्यक्रम का मतलब क्या दोस्तों, आजकल मनुष्यों ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है, पेड़ पौधे की अभाव के कारण, कमी होने के कारण प्लांटेशन का शुरू किया है, यानी कि वृक्षों को लगातार लगवा रहे हैं। तो ये दोस्तों वनीकरण कार्यक्रम क्या है, ये मनुष्यों द्वारा ही किया जाता है। वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, जिसे हम वर्जिन वनस्पति कहेंगे। निम्न में से कौन सा जीवित या सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? एक सामान्य प्रमाण है, तो देखिए दोस्तों, सजीव या जीवित होने का प्रमाण का मतलब क्या है, वो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, सांस लेगा। जो जीवित होगा या सजीव होगा वो क्या करेगा, सांस लेगा। देखिए सबसे पहली बात, सजीव होगा तो वो सांस लेगा, वृद्धि करेगा अपने आप को, जैसे कि कोई पेड़ पौधा या जीव रहते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को वृद्धि करेगा क्योंकि वो सजीव है। सांस लेगा, वृद्धि करेगा, या तो वो गति कर सकता है, जैसे कि पेड़ पौधा है तो वो गति नहीं करेगा, ये ऊपर की ओर वृद्धि करेगा। लेकिन अगर कोई जानवर है, जीव है, तो वो क्या करेगा, गति कर सकता है। जानवर या जीव क्या करता है, गति कर सकता है, लेकिन पेड़ पौधा गति नहीं करेगा, वो वृद्धि करेगा। तो ये सब क्या होगा, सजीव का लक्षण होता है। दृश्यमान गति के बिना कुछ प्राणी सांस लेते हैं। दृश्यमान गति के बिना, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है और वो गति करते हैं, तो वो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि जो दृश्यमान होता है वही होता है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं वही सजीव है, ऐसा जरूरी नहीं है। पौधे की दृश्यमान गति, तो दोस्तों पौधे को देख रहे हैं तो कुछ जिस जिस पौधे को हम देख रहे हैं तो क्या क्या वही सजीव है। जैसे कि दोस्तों हम अमेरिका नहीं गए हैं, तो क्या अमेरिका नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो उसी प्रकार जिस पौधे को हम नहीं देखे हैं और वो भी सांस लेते हैं, तो क्या वो सजीव नहीं है, बिल्कुल सजीव है। हमारी आंखों के सामने पौधे की दृश्यमान वृद्धि, तो जो आंखों के सामने हमारा वृद्धि नहीं होगा तो क्या वो सजीव नहीं कहलाएगा, बिल्कुल सजीव कहलाएगा। किसी भी प्रकार की गति, चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी हो, तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है, किस पीएच रेंज में काम करता है, तो देखिए दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा शरीर जो है 7 से लेकर के 7.8 में के रूप में, या तो 7.4 के 7 पॉइंट से लेकर के, यानी कि 7 से लेकर के 7.4 के रेंज में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा 7.8 दिया गया है, तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। किशोरा अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और लगभग कहाँ कितना दोस्तों, 18 से 19 साल तक। 18 से 19 साल तक, यानी कि यहाँ पे इस बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी मनुष्यों मनुष्यों लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन के लिए जाने जाने वाले। पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी मनुष्यों लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता है, हानिकारक नहीं होता है। देखिए दोस्तों, पौधे द्वारा उत्पादित उत्सर्जी 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 जैसे कि पेड़ पौधे जब वो भोजन बनाने के लिए क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ ही साथ क्लोरोफिल को लेते हैं। क्लोरोफिल में खाना बनाने की बात करता है, खाना बनाता है। उसके लिए क्या चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए। तब ये हमारा क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, साथ ही साथ C6H12O6 देता है, और साथ ही साथ क्या देता है, जल देता है, और ऊर्जा का भी निर्माण करता है। तो ये फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ चुके हैं। तो ये पेड़ पौधे के लिए ऑक्सीजन क्या है, उत्सर्जी अंग है, लेकिन मनुष्य के लिए क्या है, श्वसन के लिए जरूरत है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। मातृ अवस्था या मेटरनल हेल्थ के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल हेल्थ होता है।
यानी कि दोस्तों एक माँ के प्रसव के दौरान मेटेरियल स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, मेटरनल स्वास्थ्य मतलब जब एक माँ जब गर्भ अवस्था में होता है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सुविधा होना चाहिए, यानी क्या क्या करने चाहिए। गर्भ अवस्था और बच्चे के जन्म के दौरान देखभाल, बिल्कुल दोस्तों ये तो सही है, लेकिन आगे ऑप्शन को देखते हैं फिर हम देखेंगे। प्रसव प्रसव पूर्व, यानी कि दोस्तों जन्म देने से पहले या प्रसव से पहले भी ध्यान देना, बिल्कुल सही। प्रसव के दौरान भी, और प्रसव उत्तर अवधि के अवधि, यानी कि जब प्रसव हो जाएगा उसके बाद भी उसका ध्यान देना, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का उचित लग रहा है। गर्भवती महिला की देखभाल, तो जो दोस्तों यानी कि बच्चा जन्म नहीं दिया उससे पहले देखभाल करना होता है सिर्फ, क्या बिल्कुल गलत। सभी नई माताओं की देखभाल करना बच्चे के जन्म के बाद, यानी कि जन्म के बाद क्या जरूरत, जन्म के पहले भी माता का ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो अपने उसके खान पान का ध्यान देना, उसे सही दिशा निर्देश देना कि वो कि ये क्या करे, एक्सरसाइज करे, वो करे। ऐसा नहीं कि दोस्तों जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे आराम से बैठाना नहीं चाहिए। उसे जब कोई प्रेग्नेंट हो तो उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट है तो आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट नहीं करवाना है। अगर आराम करने से दिक्कत होता है, बच्चा सुस्त पैदा होता है। अगर माँ जितना एक्टिव रहेगी, काम करते रहेगी, तो बच्चा भी उतना क्या होगा, एक्टिव होगा। इसीलिए उसे एक्सरसाइज करना चाहिए और उसे बताना चाहिए, तो देखभाल देना करना चाहिए। तो यहाँ पे गर्भ अवस्था के बच्चे के जन्म के दौरान हो सकता है सही, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे जो ज्यादा सही होगा वो बी नंबर का सही आंसर होगा। कीटनाशक हालांकि ये अजैव निम्नकरणीय होते हैं, कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों जो कीटनाशक होते हैं कुछ कुछ, वो क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो इन केस में कौन सा क्या है वो गलत कथन हो सकता है। ये पौधे की वृद्धि को कम करते हैं, तो देखिए दोस्तों कुछ कीटनाशक जो होते हैं वो पौधे की वृद्धि को कम करते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्या करते हैं वो, कम करते हैं। इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जब ये पौधे को वृद्धि कम कर सकता है, तो क्या ये इसे खरपतवार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये कथन गलत लग रहा है, लेकिन आगे ऑप्शन को देखते हैं। ये पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को कम करते हैं और इसलिए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्लोरोफिल की मात्रा को भी क्या करेगा, कम करेंगे। क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी कि कीटनाशक जो होता है दोस्तों वो पेड़ पर हावी हो जाता है, हावी हो जाने के कारण पेड़ को क्षति पहुंचाता है, और क्षति पहुंचाता है तो जाहिर सी बात है जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, पत्तियों को अगर खा जाएगा तो पत्तियों का क्लोरोफिल भी खत्म हो जाता है। तो बहुत से पेड़ आप देखेंगे दोस्तों कि उसमें जो पत्तियां होता है, पत्तियां खा जाते हैं कीटनाशक, तो वो क्लोरोफिल का मात्रा उसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण में भी दिक्कत होगा। तो ये कथन क्या है, सही है। ये कथन क्या है, सही है। ये नाइट्रोजन चयापचय में फेरबदल करते हैं, इसलिए पौधों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रेट से हमें भूमि से मिलता है, और भूमि में अगर कीटनाशक लग जाए तो इस नाइट्रोजन को क्या करेगा, वो पचा देता है, यानी कि पचाने में मदद नहीं करता है। तो ये भी क्या है, कथन सही है। तो यहाँ पे एकमात्र गलत कथन कौन लग रहा है दोस्तों, बी नंबर का। तो बी नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले एनॉक्सी शोषण में क्या समानता है। देखिए दोस्तों एनॉक्सी शोषण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से जो शोषण की प्रक्रिया होता है उसे एनॉक्सी शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनॉक्सी शोषण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है तो बिना ऑक्सीजन का दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होना तय है। तो ये क्या है, ये समानता नहीं हो सकता। दोनों में एथेनॉल बनता है, दोनों में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। तो दोस्तों एथेनॉल हमारा कब बनता है, जब एथेनॉल की बात करें दोस्तों तो मानव की कोशिकीय श्वसन में एथेनॉल नहीं बनता है, किण्वन में बन सकता है, किण्वन में एथेनॉल बनता है, लेकिन मानव की कोशिकाओं में या पेशी कोशिकाओं में नहीं बनता है। ईस्ट में दोस्तों इथेनॉल बन सकता है, जब ईस्ट में अभिक्रिया करेगा तो इथेनॉल बन सकता है, लेकिन मानव की कोशिकाओं में जब करेगा तो नहीं बन सकता है। दोनों कोशिकाओं दोनों कोशिका दरों में होते हैं। हाँ दोस्तों ये सही है, दोनों कोशिकाओं में दर होते हैं, तो ये समानता हो सकता है। दोनों में लैक्टिक अम्ल बनता है, तो नहीं दोस्तों लैक्टिक अम्ल हमारा ये मनुष्य के कोशिकाओं में बन सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण लैक्टिक एसिड का क्या होता है, जन्म होता है। पैर की
जिसकी वजह से दोस्तों हमारा शरीर में ऐंठन होता है या तो दर्द होता है, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एकमात्र क्या है, जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि जो ईस्ट और पेशी कोशिकाओं में समानता है कि दोनों की कोशिकाएं द्रव में होती है, दोनों की कोशिकाएं द्रव में होती है, ये सही होगा। कुछ कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है, किस स्थान पर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जैसे कि सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, तो सेलुलोज की बात करें दोस्तों तो पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है या पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पे पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और पेड़ पौधों का सेवन दोस्तों अधिक मात्रा में कौन करते हैं, शाकाहारी जानवर करते हैं, शाकाहारी जीव या तो जानवर करते हैं, जैसे कि खरगोश हो गया, घोड़े हो गया, हिरण हो गया, ये सब क्या है, शाकाहारी जानवर है। तो शाकाहारी जानवर जो होते हैं दोस्तों, शाकाहारी जानवर जो होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, छोटी आंत जो होती है लंबी होती है, छोटी आंत क्या होती है, लंबी होती है, छोटी आंत क्या होती है, लंबी होती है। लेकिन दोस्तों ये छोटी आंत लंबी तो होती है, और छोटी आंत लंबी होने के साथ साथ दोस्तों जो अधिक देर तक छोटी आंत में रहेगा ताकि उसका पाचन सेलुलोज का उसको सक्रिय बना सके, क्या करे, सक्रिय बना सके। लेकिन छोटी आंत के बाद हमारा क्या आता है, सीकम आता है, क्या आता है, सीकम आता है। और उसी सीकम में क्या होता है दोस्तों, सेलुलोज का पाचन होता है, क्या होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। और इस सीकम को दोस्तों अंधनाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंधनाल कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सीकम को अंधनाल कहा जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे अंधनाल या तो सीकम नहीं होगा तो हम आंसर यहाँ पे दोस्तों छोटी आंत को टिक करेंगे। जिसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी, हुई होगी। तो देखिए दोस्तों ये किसने कहा था, ये हमारा यानी कि जीव जो हमारा है, जो सबसे छोटी इकाई है, किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। यानी कि दोस्तों जिसमें कार्बन का इस्तेमाल ना किया गया हो वो क्या कहलाता है, अकार्बनिक। कार्बन का इस्तेमाल जिसमें ना किया गया हो वो क्या कहलाता है, कार्बनिक। तो बिना कार्बनिक से क्या किया गया है, जीवन की उत्पत्ति शुरू हुआ है, जीवन की उत्पत्ति शुरू हुआ है। तो ये किसने कहा था, जेवियस हॉल्डेन ने कहा था, किसने कहा था, जेवियस हॉल्डेन ने कहा था। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन का मतलब दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं, और ग्रेगर मेंडल हमारा क्या है, अनुवांशिकी के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है, वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो हमारा स्तनधारी जीव होते हैं, दो चीज दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम जान चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। एक होता है हॉट ब्लड एनिमल और एक होता है कॉल्ड ब्लड एनिमल, कॉल्ड ब्लड एनिमल। तो हॉट ब्लड एनिमल उसे कहते हैं दोस्तों, या तो गर्म खून वाले जानवर हम उसे कहते हैं जिसका तापमान फिक्स होता है, जिसका तापमान शरीर का या टेम्परेचर फिक्स होता है, तापमान शरीर का या टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो फिक्स तापमान की बात करें दोस्तों, तो मनुष्य की बात करें या स्तनधारी जीव की बात करें, मनुष्य हमारा क्या स्तनधारी है, तो स्तनधारी जो जीव होता है उसका तापमान कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि मनुष्य का कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, आसपास होता है। तो इसका ये क्या है, फिक्स रहता है। अगर इससे ऊपर हो गया तो वो हमारा बुखार कहलाता है, और इससे कम हो गया यानी कि अधिक तापमान हो गया तो हाइपर टेंशन, और अगर कम सॉरी हाइपरथर्मिया, और कम तापमान हो गया तो हाइपोथर्मिया कहलाता है। तो ये क्या, स्तनधारी और पक्षी जो हमारा होता है वो क्या होता है, हॉट ब्लड एनिमल होता है, यानी कि इसका तापमान मौसम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसका ये फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोल्ड ब्लड एनिमल की बात करें तो इसके अंतर्गत में हमारा स्तन सॉरी सर्प आएगा, जिसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं, सर्प या तो रेप्टाइल्स जिसे सरीसृप भी हम कहते हैं। तो इसका तापमान दोस्तों फिक्स नहीं होता है। तो आप देखे होंगे दोस्तों कि जो गर्मी का मौसम होता है, सांप उस टाइम क्या होता है, बिल से अपना बाहर निकल जाता है हवा लेने के लिए, क्योंकि उसे गर्मी के टाइम में ज़्यादा गर्म लगता है और ठंडे के टाइम में ज़्यादा ठंडा लगता है, यानी कि उसका टेम्परेचर शरीर का चेंज होते रहता है मौसम के अकॉर्डिंग। तो वो सरीसृप की बात करें या तो मत्स्य की बात करें, मत्स्य या तो सरीसृप की बात करें, तो इसका तापमान क्या होता है, मौसम पर डिपेंड करता है, यानी कि ये कोल्ड ब्लड एनिमल भी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है,
वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब वो हमारा क्या होगा, पक्षी और स्तनधारी होगा। क्या होगा, पक्षी और स्तनधारी होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा, सहायक नहीं होगा। स्वास्थ्य, शारीरिक वजन बनाए रखना या रखने का प्रयास करना। अगर देखिए दोस्तों, कोई अगर माँ है या महिला है, वो अपने यानी कि प्रेगनेंसी को बढ़ाने के लिए सोच रही है, यानी कि बच्चे को परिवार बढ़ाने का मतलब क्या है दोस्तों, नई उत्पत्ति यानी कि नई बच्चे का निर्माण करने के बारे में सोच रही है, बच्चे को प्लान कर रही है। क्या कर रही है, बच्चे को प्लान कर रही है। तो बच्चे को प्लान कर रही है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो स्वास्थ्य, शारीरिक वजन बनाए रखना, रखने का प्रयास, बिल्कुल सही। अगर दोस्तों कोई माँ बनना चाहती है प्रेग्नेंट, तो उसे जाहिर सी बात है उसे स्वास्थ्य में ध्यान देना पड़ेगा। शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से, दोनों स्वास्थ्य रहना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल सही। घर में तनाव मुक्त वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल सही। शराब और धूम्रपान सेवन करना चाहिए। तो क्या दोस्तों ऐसा कोई चाहेगा कि बच्चा जो हो वो शराबी और धूम्रपान से, यानी कि सेहत खराब होता है दोस्तों, ये सेहत खराब होने वाली चीज़ है। तो जाहिर सी बात है ये इस्तेमाल माँ के लिए उचित नहीं होगा। पौधों पौधों के पोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। यानी कि दोस्तों इसमें से 300 ऑप्शन क्या होगा, 3 सही होगा, एक गलत होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले बात, ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों, हरे पौधे, हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हम क्या जानते हैं, वायुमंडल से भोजन बनाने के लिए या फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या करता है, वो उसको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और जमीन की भूमि से वहाँ पे जल को ले लेती है, साथ ही साथ खनिज लवण को अवशोषित करके जाइलम के द्वारा से पत्तियों तक जाती है और वहाँ पे भोजन बनाने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ से कार्बन को अवशोषित कर रही है, तो ये कथन क्या है, आवश्यकता होता है, यानी कि सही है। जल द्वारा और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। हाँ दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ये कहना गलत है, क्योंकि अवशोषण मंद नहीं होता है, बल्कि वो इतना मात्रा में होता है कि वो पर्याप्त हो जाता है। क्या होता है, पर्याप्त हो जाता है, जिससे वो अपने पोषक तत्वों को पूरा कर सकता है। तो ये कथन क्या है, गलत लग रहा है। लेकिन आगे ऑप्शन को हम देखते हैं। आयरन और मैग्नीज दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। हमने क्या देखा था, जो विरहद था, विरहद में क्या देखा था हम लोग, चॉपकिंस, चॉपकिंस, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो ये हमारा क्या है, विरहद है। ये क्या था, सूक्ष्म था। और ये विरहद के अंतर्गत में था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम। लेकिन आयरन की इसमें जरूरत नहीं है, ये आई इसमें सिर्फ दिखावे के लिए, यानी कि ट्रिक के लिए लिखा गया था। तो ये नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये हमारा क्या विरहद के लिए है। बाकी दोस्तों आयरन और मैग्नीज हमारा क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। पौधों पौधे जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र की मिट्टी से करते हैं, ये भी सही है। यानी कि दोस्तों बी नंबर का ही ऑप्शन गलत है और सही आंसर बी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीनों की संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है, प्रोटीन के लिए। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो प्रोटीन के लिए हमारा जो है अनिवार्य तत्व है, ये हम लोग विरहद, और जब हम विरहद और लघु पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या देखे थे, नाइट्रोजन जो हमारा क्या होता है, प्रोटीन के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगर मैग्नीज की बात करें, सॉरी मैग्नीशियम की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा हरितलवक या तो क्लोरोफिल में पाया जाता था, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है, कौन सा कीटभक्षी पादप है। तो देखिए दोस्तों, लाइकेन जो हमारा है थेलोफाइटा से संबंधित है। मशरूम हमारा क्या है, मशरूम हमारा फंजाई या तो कवक है। और अमरबेला की बात करें दोस्तों तो परजीवी पौधा है, पेड़ पौधे पे दूसरे पेड़ पौधे पे ये आश्रित होता है। यहाँ पे दोस्तों जो घटकर्णी पौधा है वो क्या है, कीटभक्षी पौधा है, वो क्या है, कीटभक्षी पौधा है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोल कृमि गोल कृमि या नेमाटोड में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है, कौन सा मौजूद तंत्र नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों,
अगर हम बात करें तो जो कोलकृमि या तो नेमाटोड होता है वो पाचन तंत्र में दोस्तों हमारा मौजूद होता है, और उत्सर्जन तंत्र में भी होता है, प्रजनन तंत्र में भी मौजूद होता है, लेकिन श्वसन तंत्र में दोस्तों कोई कृमि नहीं पाया जाता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा करता है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो कैमलिन होता है या तो जो गिरगिट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैमलिन, कैमलिन, तो वो क्या करता है, परिवेश के अनुसार अपने रंग को बदल लेता है। इस पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हृदय की छवि बनाने के लिए प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीकों को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हृदय यानी कि जो हार्ट है हमारा, हृदय मतलब क्या, हार्ट, और हार्ट हमारा क्या होता है, कार्डियोलॉजी से संबंधित होता है। हार्ट मतलब क्या होता है, कार्डियो, कार्डिक, हार्ट मतलब क्या, कार्डिक, तो जो कार्डिक से संबंधित होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, अल्ट्रा, हृदय से संबंधित होगा। तो सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन बच गया हमारा, सी और डी का। क्या बच गया, सी और डी का। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, अगर किसी को हमें डायग्राम के थ्रू से दर्शाना है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा हॉस्पिटल में या तो फिल्मों में कि जब किसी का हार्ट या ब्लड सर्कुलेशन कम या ज़्यादा होता है तो उसे ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इकोकार्डियोग्राफ सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इकोकार्डियोग्राफ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, कपास जो पौधा होता है, कपास पौधा होता है उसमें क्या होता है, सॉरी, कपास का जो फूल रुई होता है, कपास का रुई जो होता है या तो बीज होता है, उसमें रुई के साथ साथ क्या होता है, बीज भी होता है। तो इस कपास की रुई से बीज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊंटाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊंटाई कहा जाता है। और ऊंटाई करने के बाद दोस्तों सबसे पहले कपास का पौधा होगा, तो इसी क्या कहते हैं दोस्तों, ऊंटाई। सबसे पहले कपास को बीज से अलग करने की प्रक्रिया क्या होगा, ऊंटाई होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसका धुनाई होता है। उसके बाद क्या होगा, धुनाई होगा। धुनाई के बाद उसमें उसको तंतु के रूप में लंबा किया जाएगा, यानी कि सबसे एक नंबर पे ए आएगा, ये दो नंबर पे धुनाई करके आएगा, फिर क्या होगा, उसको धागे के रूप में बनाना शुरू करेगा, यानी कि तीन नंबर पे ए आएगा। उसके बाद कताई, तो चार नंबर पे आएगा। सबसे पहले ऊंटाई होगा, फिर धुनाई होगा, धुनाई होगा, फिर तंतु कर्षण होगा, उसके बाद कताई होगा। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारा जाके क्या बनता है, कपड़ा बनता है। क्या बनता है, कपड़ा। तो कपड़ा हमारा पांचवा स्टेज में आता है। चावल के अंकुर में बैकेन या फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है, किस रोगजनक के कारण उत्पन्न होता है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों, जिब्रेला फिजिकोई। क्या होता है, जिब्रेला फिजिकोई के कारण वो रोग उत्पन्न होता है। स्थानिक प्रजातियों स्थानिक प्रजातियों स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो दुनिया के शहरों में खुलेआम घूमते हुए पाई जाती है। बिल्कुल गलत दोस्तों। स्थानिक मतलब क्या है, स्थानिक मतलब क्या होता है, एक जगह पे वो फिक्स रहेगा, एक जगह पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ, ये दोस्तों सही हो सकता है। पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बिल्कुल नहीं। उत्तर जीविता है तो हवा और पानी का निर्भर पर करता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। जो हमारा स्थानिक प्रजातियां पौधों हैं वो क्या होता है, एक जगह पर फिक्स रहेगा। स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? शाकनाशी का मतलब क्या है दोस्तों, जो पौधे में छोटे छोटे यानी कि जीवाणु पाए जाते हैं जो पौधे को नष्ट करते हैं, या तो जीव जो पाए जाते हैं वो पौधे को नष्ट करते हैं। उस नष्ट करने वाले जीव को खत्म करने के लिए 2,4-D कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। 2,4-D कीटनाशक या तो पेप्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। फूड
डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो देखिए दोस्तों, फूड पॉइजनिंग की अगर बात करें तो फूड पॉइजनिंग की होने की सबसे अधिक संभावना कब होती है? जब हम कोई खाना खाते हैं और वो खराब हो जाता है, भोजन खराब हो जाता है। तो वो खराब भोजन जब हम खाते हैं तो वो हमारा फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने वाले भोजन के खाने से ये हो सकता है दोस्तों। प्राकृतिक खाद्य परिस्थिति परिस्थितिक खाद्य पदार्थ खाने से, यानी कि परिस्थितिक मतलब दोस्तों ठंडे भोजन खाने से नहीं दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो फूड पॉइजनिंग हो उससे। घर का खाना बना खाने से, सॉरी, घर का बना खाना खाने से, तो घर का खाना बना खाने से दोस्तों कभी भी फूड पॉइजनिंग नहीं होता है। परिरक्षक मिला हुआ भोजन खाने से, परिरक्षक दोस्तों यानी कि जो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, छुई मुई पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसको हम जैसे टच करेंगे, जिसको हम जैसे टच करेंगे वो तुरंत क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तुरंत क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और जो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मिमोसा पुडिका कहा जाता है। मिमोसा पुडिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिमोसा पुडिका। तो मिमोसा इसमें भी है, सब में मिमोसा है। तो यहाँ पे दोस्तों मिमोसा पुडिका हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी नंबर पे। किस में दिख रहा है? डी नंबर पे। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, सेब में हमारा क्या पाया जाता है? सेब की बात करें तो सेब में हमारा क्या पाया जाता है दोस्तों? मेलिक एसिड पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है हमारा दोस्तों? मेलिक एसिड पाया जाता है, मेलिक एसिड पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो रोग हमारा संबंधित है वो क्या है? फायर ब्लास्ट है। क्या है? फायर ब्लास्ट है। फायर ब्लास्ट है। तो सेब से संबंधित रोग क्या है? फायर ब्लास्ट है। अगर यहाँ पे दोस्तों रेड रस्ट रोग की बात करें तो वो हमारा किससे संबंधित है? चाय से। किससे संबंधित है? चाय से। और टीका रोग की बात करें तो टीका रोग हमारा क्या है? मूंगफली से संबंधित है। किससे? मूंगफली से संबंधित है। और ग्रीन ईयर रोग की बात करें तो ग्रीन ईयर रोग हमारा क्या है? बाजरा से संबंधित है। किससे? बाजरा से संबंधित है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम दोस्तों इतने सवाल करेंगे। बाकी के जितने क्लास जो हैं, बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों या हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।